ऑनलाइन क्लास हो बनेगा। चलो इसमें देखिए क्या होता है, क्या दिखाता है कि ये इक्वेशन कितना है 6 और ये है 7। इक्वेशन 7 इज क्या होता है एक्सप्रेशन ऑफ देयर के, जो कि क्या होता है चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन फॉर इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको आइसोथर्मल प्रोसेस में यह क्या है तो चेंज को दिखाता है। इसमें सिग्निफिकेंस भी दिखाएं क्या और पढ़ेंगे, इसको बढ़ाएंगे कि नहीं, क्या बोल रहे हो बोलो। gives free energy to following वे में एक्सप्लेन करते हैं। फॉलोइंग वे में एक्सप्लेन करते हैं या उसके लिए रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या होता है, तो इसके लिए रिलेशन होता है क्या होता था G इज इक्वल टू H माइनस T, यही होगा ना, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। इन द एबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में H एंड S आर स्टेट फंक्शन, ये क्या होते हैं स्टेट फंक्शन। तो इट इज फॉलो द G मस्ट बी अ स्टेट फंक्शन, अतः G भी क्या करता है तो स्टेट फंक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। एंड डेल जी विल बी अ परफेक्ट डिफरेंशियल, और इससे डेल जी का परफेक्ट डिफरेंशियल प्राप्त होगा। इससे क्या होता है इसका परफेक्ट डिफरेंशियल डी जी प्राप्त होता है। और इसमें क्या बताया कि आगे वाले में तो यहाँ पे बता रहे हैं तो H एंड S क्या होता है आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इसलिए क्या होगा जी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। क्लियर है ये चीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। अब इसमें रिलेशन बिटवीन ए एंड जी, ठीक है, ए एंड जी में रिलेशन, तो क्या लिखेंगे देखो, हमको पता है कौन सा वाला इक्वेशन, उसके बेसिस पर एक चीज और पता है H इज आल्सो इक्वल टू होता है E प्लस PV, होता है E प्लस PV इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज आल्सो इक्वल टू होता है H के बाद। अब देखो इसका वैल्यू वहां पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं H का वैल्यू कहाँ रखें इक्वेशन 1 में रखने पर क्या हो जाएगा बोलो, G इज इक्वल टू हो जाएगा E प्लस PV और क्या है माइनस DS, ठीक है, ये हो जाएगा।
इसको और क्या लिख सकते हो, तो इसको लिखा जा सकता है G इज आल्सो इक्वल टू E माइनस टी एस, और क्या है तो प्लस पी बी। क्या ये लिख सकते हो E माइनस टी एस पी बी, ऐसा लिख सकते हैं। कहां से, क्यों, बिकॉज वी नो दैट, क्या जान रहे हो, क्या जान रहे हो, अभी भी पढ़े, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, G इज इक्वल टू ए प्लस पी बी। ए प्लस पी बी, और दूसरा है ए को एक साइड छोड़ दें तो G माइनस पी बी, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 एक्सप्लेन या is expression of क्या, relation between G and A। G और A के रिलेशन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। फ्री एनर्जी फंक्शन फॉर आइसोथर्मल कंडीशन, फ्री एनर्जी फंक्शन या फिर वर्क फंक्शन फॉर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन तो कैसे दिखा सकते हैं, वही है इनिशियल और फाइनल के बेसिस पर लिख सकते हैं। तो बोलो इनिशियल स्टेट को कैसे लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे G1 इज इक्वल टू H1 माइनस T1 S, और फाइनल को G2 इक्वल टू H2 माइनस T2 S, ये लिखेंगे। चलो आगे बोलो, कंसीडर चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी को कैसे दिखा सकते हैं, तो इसको दिखा सकते हैं डेल G इज इक्वल टू G2 माइनस G1, लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बेसिस पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल G इज आल्सो इक्वल टू H2 माइनस T2 S2, ठीक है, माइनस क्या लिखोगे H1 माइनस T1 S2। बोलो ये इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे क्या लिख सकते हो H2 माइनस H1 माइनस क्या लिखोगे T2 S2 माइनस T1 S1, ऐसे क्या हो जाएगा, बोलो डेल G इज इक्वल टू डेल और माइनस T2 S2 माइनस T1 S1, हो गया। अब कंडीशन लागू कर दो, कौन सा कंडीशन, अप्लाइंग आइसोथर्मल कंडीशन, क्या हो जाएगा T2 is also equal to T1 is also equal to T, मतलब कांस्टेंट होगा। चलो क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो डेल G is equal to डेल H माइनस T, और क्या हो जाएगा S2 माइनस S1 होगा। चलो खींचो जल्दी, इसमें आगे है क्या हो जाएगा, ये डेल G डेल H और बोलो माइनस T डेल S, ये हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन। इक्वेशन 3 क्या होता है, इक्वेशन 3
इक्वेशन 3 इज एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी वर्क फंक्शन एट isothermal process. सिग्निफिकेंस आ गया। इसी का एक पॉइंट और देख लेते हैं। आइसोथर्मल चेंज इन फ्री एनर्जी। आइसोथर्मल चेंज देख लेते हैं फ्री एनर्जी। तो इसमें पहला देखेंगे हम लोग इसका फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए क्या होता है? फॉर एन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए देखें तो आइसोथर्मल प्रोसेस इज फॉलो dG is equal to V dT। आइडियल गैस के लिए जो क्या है, एनर्जी फ्री एनर्जी में जो चेंज है उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है? तो dG is equal to V dT होता है। फॉर n moles of an ideal gas, for n moles of an ideal gas, आइडियल गैस के लिए n मोल के लिए अगर हम निकालना चाहें तो इसके लिए देखते हैं PV जो होता है वह nRT के बराबर होता है। मोल इंट्रोड्यूस करते हैं तो तब PV का जो वैल्यू है वह क्या होता है? तो nRT के बराबर होता है। यहाँ पे देखें तो वैल्यू किसका रखेंगे? P का रखेंगे कि V का रखेंगे? P डिफरेंशियल में है तो P किसके लिए रखेंगे? V के लिए। तो V के लिए रखेंगे तो कैसा हो जाएगा? V is equal to nRT by P, ये हो जाएगा। अब वैल्यू को वहां पे रख देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 4 में क्या करते हैं? V का वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा? dG is equal to D की जगह पे nRT by P हो जाएगा into dT, nRT by P और dT। ठीक है। अब आगे देखें तो आगे इसमें क्या करते हैं हम लोग? तो हम लोग जो है प्रेशर के रिस्पेक्ट में इसके चेंज को कंसीडर करते हैं। तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में इसके चेंज को कैसे कंसीडर करेंगे? तो यहाँ पे बताया जा सकता है कि चेंज इन फ्री एनर्जी और ऑफ प्रेशर चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी और प्रेशर चेंज और प्रेशर चेंज। और प्रेशर चेंज किसके बीच में हो रहा है? तो P1 to P2, P1 और P2 के बीच में। तो इसके बेसिस पर हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं क्या? तो ये लिख सकते हैं डेल G, यहाँ पे G1 to G2 के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दिए? इंटीग्रेट कर दिए इज इक्वल टू, और देखो इसको प्रेशर 1 और प्रेशर 2 के रिस्पेक्ट में nRT डिवाइडेड बाय P और dT ये लिखेंगे। n कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट है, T आइसोथर्मल प्रोसेस है वो भी कांस्टेंट होगा। तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का कभी भी क्या नहीं होता? ना तो इंटीग्रेशन होता है
नहीं डिफरेंशियल, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/p dp, या फिर इनटू में है ये, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं इसको dp। ठीक है, डिफरेंशियल हल करोगे इसके लिए तो क्या आ जाएगा, G2 माइनस G1 आएगा, सॉरी इंटीग्रेशन हल करोगे तो क्या आ जाएगा, जो लिमिट में रहता है वही आ जाता है, तो ये आ गया। इसके बाद देखो इसमें तो nRT बाई, अब देखो इसमें क्या आएगा, तो nRT कांस्टेंट है, तो जैसा कि तैसा बाहर रहेगा nRT, और बोलो तो इसमें आ जाएगा हमारा log P2 डिवाइडेड बाई P। log P2 बाई P, या वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखिए, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वह क्या आएगा, V2 बाई V, ऐसा सॉरी V1 बाई V, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ये आएगा और प्रेशर के रिस्पेक्ट में ये आएगा। आगे इसमें बता रहे हैं फॉर अ लिक्विड और सॉलिड, इसी का बी, ये ए था ये बी, बी में है फॉर अ लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड या सॉलिड के, तो इसके लिए देखें इन केस ऑफ लिक्विड और सॉलिड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, क्या होता है, तो V इज कांस्टेंट माना जाता है। लिक्विड और सॉलिड के केस में वॉल्यूम को हम क्या मान करके चलते हैं, कांस्टेंट, इसलिए डेल जी जो होगा, सॉरी डी जी जो होगा G1 G2 के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू होता है V, और P1 P2 के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने पर dV प्राप्त होगा। आगे इसी का देखो में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाता है G2 माइनस G1 इज आल्सो इक्वल टू V कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकल गया है, और इसके लिए हमको प्राप्त होगा P2 माइनस P1। ठीक है, और यहाँ पे बताया जाता है कि डेल G जो होता है वह V डॉट डेल T के बराबर होगा, और इसमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ये प्राप्त होता है, ये फाइनल एक्सप्रेशन। और एक एक्सप्रेशन और है छोटा, जो तो इसको एक बार फिर उसके बाद खत्म। ये आगे इसमें देखें तो इसमें आगे है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन। देखो तो क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को किससे डिनोट करते हो, नॉर्मल फ्री एनर्जी जी से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी याद है, जी नॉट से, ठीक है, तो जी नॉट ये हो गया स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कितने में आ गया, चेंज, तो चेंज मतलब डेथ, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में चेंज, और किसके रिस्पेक्ट में, केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या क्या होते हैं,
तो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बेसिस पर देखें तो हम बोल सकते हैं इसको इज आल्सो इक्वल टू द समेशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस the summation of standard free energy change of reactant. Standard free energy change of reactant. कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसमें सिर्फ दो ही चीज होंगे, एक तो बनेगा वो और एक जो बनाएगा वो